हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम लोग। मैं जो है आपको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए एक ग्राफ लेके आया हूँ। आप पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। मैं आज आपको एक ग्राफ एक्सप्लेन करूँगा और उस ग्राफ के हेल्प से आप बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। आप पूरी तरीके से लेक्चर देखिए। बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट, प्रेशर का कॉन्सेप्ट, इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट और वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट, ये आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा क्यों होता है। अगर हमारे पास अलग अलग लिक्विड हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही अगर हमारे पास अल्कोहल हो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का उसी प्रेशर पे अलग होता है। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में ही वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये ज़्यादा और कम का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। आप स्क्रीन पे देखिए थोड़ा सा तब तक कि मैं आज आपके लिए लाया हूँ प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ, जिसमें मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट से आप आज क्लियर कर पाएंगे कि किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, और इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले काम करते हैं, हम लोग लेते हैं लिक्विड्स। ठीक है, मैंने लिया है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 अलग अलग लिक्विड लिया है। मान लीजिए फर्स्ट के लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता हो। ठीक है, सेकंड के लिक्विड में मॉलिक्यूलर जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो उससे कम होता हो, और थर्ड में सबसे कम होता हो। ये जो एरो इधर की तरफ है इसका मतलब है फर्स्ट में ज़्यादा है, सेकंड में कम, थर्ड में कम। आप देख पा रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा दिखेगी। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और नीचे ये जो ग्राफ है, जो लाइन है, ये कहलाती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो कि आप देख पा रहे हैं कि वेपर प्रेशर ज़्यादा किसका है, वेपर प्रेशर ज़्यादा उसका है जो थर्ड वाला है। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का उल्टा लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, या ऐसे कहिए बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा लिखा हुआ है वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा ही डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट को। ठीक है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गवर्न करता है वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को। तो मेन कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, इसको आप ऐसे समझिए, अगर कोई भी लिक्विड स्ट्रांगली बाउंडेड है तो उसको तोड़ने के लिए, उसके फोर्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसका मतलब ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो उसको ब्रेक करने के लिए आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अगर कोई भी लिक्विड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता हो, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल सेपरेट आउट हो जाएंगे और उसको वेपराइज करने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले तो हम ये सोचें और ये समझें कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का एक ऐसा पॉइंट टेम्परेचर का होता है जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ क्लास, इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ही किसी भी गिवन कंडीशन में किसी भी लिक्विड का एक वेपर प्रेशर होता है। अच्छा, तो ये वेपर प्रेशर क्या होता होगा, वेपर प्रेशर ये होता है, आप ऐसे समझिए कि हमेशा गैसियस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो जब रैंडम मोशन करते हैं तो हमेशा वो रैंडमली चारों तरफ टकराएंगे तो एक फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसी को हमने कहा प्रेशर। अच्छा, तो अगर उसको हमने प्रेशर कहा तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब कोई भी लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेट होगा, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो जो वेपर है वो कंटिन्यूसली लिक्विड के सरफेस से टकराएगा, और अगर लिक्विड के सरफेस से टकराएगा तो क्या जनरेट करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। तो जब लिक्विड का इवेपोरेट होने पर जो उसका वेपर है वो अगर लिक्विड के सरफेस पे टकरा के प्रेशर क्रिएट करेगा तो हम उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर का मतलब हुआ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ द लिक्विड। डिफिनेशन हो गया, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी लिक्विड किसी भी गिवन टेम्परेचर पे हमेशा इवेपोरेट हो सकता है, चाहे वो रेस्ट के पोजीशन में हो, लिक्विड कहीं रुका हुआ हो तब भी इवेपोरेट हो सकता है, लिक्विड कहीं चल रहा हो मतलब रनिंग पोजीशन में हो तब भी इवेपोरेट हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑलवेज टेकन प्लेस एट एनी गिवन कंडीशन एट एनी गिवन टेम्परेचर। हाँ ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए ग्राफ में देखिए, ये टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का ग्राफ है। मैंने प्रेशर के लिए एक्सटर्नल प्रेशर डिसाइड किया है 1 एटमॉस्फेयर। नॉर्मली प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता भी है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अच्छा, प्रेशर कैसे बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर क्यों बढ़ेगा? टेम्परेचर जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब वी मस्ट बी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द आउटसाइड। हमने कुछ हीट सप्लाई किया। हीट क्या करता है? हीट टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अगर किसी लिक्विड को आप हीट करेंगे तो उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होंगे तो वो वेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस से टकराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर भी क्रिएट करेगा। तो मोर टेम्परेचर, मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन, मोर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, सो मोर वेपर प्रेशर। सुन रहे हैं मेरी बात? ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, रिवाइंड करके पॉज करके सुनिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ देखिए, मैंने लिक्विड लिया है। लिक्विड में आप देख पा रहे होंगे, आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये लिक्विड फर्स्ट है, मैंने इसको लिक्विड सेकंड माना और इसको मैंने माना लिक्विड। ठीक है, नहीं उल्टा कर दिया मैंने, थोड़ा सा फिर से देखिए, ये लिक्विड सेकंड है, थर्ड ये सेकंड है और ये फर्स्ट। ठीक है। अब आप देखिए थोड़ा सा, लिक्विड थर्ड, सेकंड और फर्स्ट एट गिवन टेम्परेचर टी। मान लीजिए कि तीनों का हमने टेम्परेचर क्या माना? एक जैसा माना। देखिए ये वाला जो एक्सिस है वो टेम्परेचर के लिए है। एट गिवन टेम्परेचर फर्स्ट का वेपर प्रेशर कम है, फर्स्ट का वेपर प्रेशर कम है, ये P3 है, ये P2 है और ये P1 है। ठीक है। अब देखिए वापस इसको देखिए, एट गिवन टेम्परेचर फर्स्ट लिक्विड का वेपर प्रेशर P1 नीचे है मतलब कम है, सेकंड का प्रेशर उससे ज़्यादा है, थर्ड का प्रेशर उससे ज़्यादा है। मतलब लिक्विड जो वेपर प्रेशर क्रिएट करता है वो सबसे कम किसमें है? फर्स्ट में, उससे ज़्यादा सेकंड में, उससे ज़्यादा थर्ड में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं हर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब आप देखिए, फर्स्ट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते वो बाहर के एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है। जबकि सेकंड में भी यही होगा और थर्ड में भी यही होगा। मतलब ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में जाके कर्व लाइन चलता है, स्मॉल कर्व लाइन। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा कि वो बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। क्या सुनिएगा, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये हुआ, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? द टेम्परेचर
at which, सुन रहे हैं मेरी बात, the temperature at which the vapor pressure of the liquid attained atmospheric pressure. The vapor pressure of the liquid attained atmospheric pressure. The temperature is said to be a boiling point. तो boiling point का मतलब ये हुआ, ये तीनों boiling point है, ये तीनों boiling point है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दे रहा हूँ। ये तीनों boiling point है। P1 का ये T1 है, ये T2 है, और ये Tb का मतलब यहाँ पे T3 है। ठीक है, ये सब के सब क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जिसका प्रेशर कम था, जिसका प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। जिसका प्रेशर सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम है। मतलब अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है, फर्स्ट का। बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा फर्स्ट का है, और आप देखिए फर्स्ट का वेपर प्रेशर क्या है, सबसे कम है। तो इसका मतलब ये हुआ, कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिक्विड का वेपर प्रेशर डिसाइड करता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड का वेपर प्रेशर जब बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, उसी टेम्परेचर को, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से मेरी बात। तो हर एक लिक्विड का अपना नेचर होता है, हर एक लिक्विड का होता है अपना नेचर। लिक्विड का नेचर का मतलब ये हुआ कि लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल को एस्केप करने में अलाउ करता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो लिक्विड का मॉलिक्यूल इजीली एस्केप नहीं करेगा। ज़्यादा टेम्परेचर उसको चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। अगर इजीली एस्केप नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, उसका कम होगा, क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात। इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इवेपोरेशन होता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। और जब ये बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। वेपराइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट। सुन रहे हैं मेरी बात। वेपराइजेशन हमेशा कहाँ होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। और उसके नीचे जब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया होता है, उसके नीचे क्या होता रहता है, उसके नीचे होता रहता है हमेशा इवेपोरेशन। उसके नीचे हमेशा होता रहता है इवेपोरेशन। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, अगर लिक्विड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इवेपोरेशन आसानी से नहीं होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ग्राफ में देखिएगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। वेपर प्रेशर कम क्यों होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रांग है, ज़्यादा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट में ये समझ में आपको आएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अलग अलग मॉलिक्यूल का अपना अपना नेचर होता है कि वो कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टडी करेंगे। मैं डिटेल स्टडी कराऊंगा आपका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग क्यों होता है, वीक क्यों होता है, वो किसी भी लिक्विड में अलग अलग तरह के फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो जाता है। ठीक है, अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में आप बस इतना कोशिश करिए, इतना समझिए कि जो प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, इससे बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी लिक्विड का प्रेशर बाहर के प्रेशर के जब तक बराबर नहीं होगा तब तक बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो आसानी से हम बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ पाते हैं। ये ग्राफ केयरफुली आप लोग ध्यान रखेंगे, समझेंगे। और अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूं, मैं आपको सिखाऊंगा कि फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोर्स किसी स्टेट के कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटेंट हीट कैसे डिसाइड करता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन कैसे डिसाइड करता है। उसके अलावा हम लोग सीखेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और नेचर ऑफ चार्ज का एक अलग लेक्चर। तो मैं और आपको लेक्चर लेके आऊँगा
डिटेल स्टडी कराऊंगा नेचर ऑफ फोर्स और नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।